हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो हमारा सेशन आज का सेट नंबर 3 होने वाला है, जो हमारे 29 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चंस होने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी पुराने सवाल जो बार बार रिपीटेड है एग्ज़ाम्स में वो यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, हमारा सवाल नंबर फर्स्ट ओपन हो चुका है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है। यानी ये सवाल उस टाइम के करेंट अफेयर से सवाल है दोस्तों, और ये कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे उस टाइम उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उस आंदोलन का क्या नाम था। उस आंदोलन का जो नाम था दोस्तों वो था ग्रीन गुड और डीड्स। ये इसके करेक्ट आंसर थे। आगे जो सवाल है सवाल नंबर 2, इसमें कह रहा है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे था। तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे जो था वो 2019 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पे शामिल था। राइट। आगे जो है वो सवाल नंबर 3 है। यहाँ से कह रहा है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है। आपने नाम सुना होगा कि आज से कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना एक बहुत ज़ोर शोर से चली थी, जिसमें हर एक सांसद को अपना एक गांव गोद लेने की प्रथा थी। लेकिन आज वो गांव की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन आप लोग बखूबी जानते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है, यानी उसके प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो वो महात्मा गांधी थे। ठीक है। आगे जो है वो सवाल नंबर 4, यहाँ से आपसे कह रहा है किस राज्य के शासक के निर्वाचन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है। यानी किस राज्य के शासक के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है कि शरीर से जैसे आत्मा बाहर निकलती है उस तरह से। तो अवध के जो शासक थे उनके लिए ये वर्ड यूज़ की गई है कि शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। यानी इसका अगर एक सेंटेंस में कहें तो आप कह सकते हैं कि किस राज्य के शासक के निर्वाचन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे अवध। आगे आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको कई बार पूछे जाते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि फूटलोज उद्योग का एक उदाहरण है। फूटलोज उद्योग का एक उदाहरण जो है वो कंप्यूटर चिप्स का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। आगे जो है वो सवाल नंबर 6 है, और ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, और ये हमेशा आपके किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो सवाल नंबर 6 आपसे कहता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसके करेक्ट आंसर है परम 8000, और ये सवाल आपको स्पीडी में और विभिन्न एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है सवाल नंबर 7, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो इसके करेक्ट आंसर है फर्दर एक्सवेकेशंस एट मोहनजोदड़ो। राइट। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये अभी हाल ही में एक टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज चलता है उसमें ये पूछे गए हैं सवाल कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और इसके लिए काफ़ी फेमस है। आपको सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको कई एग्ज़ाम्स में आए हैं, मल्टीपल्स एग्ज़ाम्स में आए हैं, और यहाँ से आपसे पूछने का ढंग भी वही होता है कि किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक, ये वर्ड यूज़ रखेंगे सार्वभौमिक, ये वर्ड जो है दोस्तों वो याद रखेंगे कि किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। जिन लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो AB+ है, वो किसी से भी ब्लड ले लेते हैं, उसे ही कहा जाता है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। आगे जो है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आपसे कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो लॉर्ड रिपन ने। ये भी आपको कई एग्जाम्स मिले हैं कि स्थानीय, और ये चीज़ याद रखेंगे ये वर्ड निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकाय, ये जब भी आ जाएगा निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकाय, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ेंगे आज ही अगले सवाल की तरफ।
आज का अगला सवाल जो कह रहा है हमसे वो ये कह रहा है, सवाल नंबर 11, पीत द्वारा स्त्रावित होता है, यानी पीत जो है वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो यकृत द्वारा। ये भी आप अगर पढ़ते होंगे, आप अगर मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपको ये सवाल दिखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं कि जो पीत होता है वो कहाँ से स्त्रावित होता है, तो यकृत से होता है। फिर आगे है आपका चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों वो CaOH2 याद रखेंगे आप। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भारत का संविधान दिवस किस दिवस को मनाया जाता है या किस दिन को मनाया जाता है, तो वो है 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस था, यानी ये करेंट अफेयर के सवाल है। उस समय कहा जा रहा था कि 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसका मेन जो मोटिव था, मेन जो फोकस था वो क्या था, तो यहाँ से उसका मेन जो फोकस था वो प्लास्टिक प्रदूषण पे था, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर, यहाँ पे देखेंगे विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था। मलेरिया वैक्सीन लॉन्च पहला कौन सा देश किया था, अब वो अफ्रीकी देश होंगे, तो वो थे आपके मालवी। मालवी जो था वो पहला अफ्रीकी देश था जिसने बच्चों को मलेरिया से दूर रखने के लिए आपको मलेरिया वैक्सीन का निर्माण किया था, राइट। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा सा सवाल आ रहा है ओपन होकर के हमारे सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। ये भी कई बार सवाल आए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया था वो A.O. ह्यूम ने किया था, और कई बार पूछते इन्होंने कब किया था, तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब, 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। तो भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का जो नाम है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। आज का है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिला को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी। यानी 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस टाइम ब्रिटिश महिलाओं को एक पेंटिंग समर्पित किया गया था और उस पेंटिंग का नाम था इन मेमोरियम। तो कह रहा है ये पेंटिंग जो समर्पित किए थे वो कौन थे, तो ये थे जोसेफ नोएल पैटन। इन्होंने ही भारत में ब्रिटिश महिलाओं को एक पेंटिंग समर्पित किया था जिसका नाम था इन मेमोरियम। ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, इसमें कह रहा है खाली स्थान एक टाइगर रिजर्व है। तो ये सारे बच्चे जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और ये सवाल में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग इसको गलत टिक करके आते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे गलत हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र जो आप मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे ही वेब ब्राउज़र कर रहा है। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शन देखेंगे गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी। तो यहाँ पे उनको लगेगा कि गूगल जो है वो हमारा एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स तो वो जानते हैं कि वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी वो जानते हैं वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी जानते हैं कि वेब ब्राउज़र। लेकिन मसला यहाँ पे फंस जाता है कि सफारी उन्हें लगता है कि वेब ब्राउज़र नहीं है, लेकिन सफारी वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र आपके कौन नहीं है, तो गूगल जो है वो आपके वेब ब्राउज़र नहीं है। इससे करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके गूगल, राइट, यानी गूगल हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। आज का अगला सवाल जो कह रहा है दोस्तों वो सवाल नंबर 21, यहाँ से कह रहा है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता यानी टेढ़ापन किसके कारण बन सकती है। तो इसके करेक्ट आंसर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के कारण ही नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन बनती है। फिर आज का सवाल नंबर 22, यहाँ से आपसे कह रहा है खालिस्तान है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सवाल काफ़ी बार आए हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, ठीक है। और कंचनजंगा हमारा कहाँ स्थित है, कंचनजंगा जो हमारा है ये है हमारा सिक्किम में स्थित।
कई बार आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस स्टेट में स्थित है, तो यहाँ से उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिक्किम में, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से किसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर एशिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तब वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ है, नेपाल में है। ये सवाल भी आपके कई बार पूछे गए कि जब बोल दे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, यानी कंचनजंगा की बात कर ले, तो कंचनजंगा आपका कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, राइट। बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 23। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, उसी अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल 24 की तरफ। यहाँ से कह रहा है रूर क्षेत्र, मतलब ये एक ऐसा स्थान है और ये कहाँ स्थित है वही पूछना चाह रहा है कि रूर एक ऐसा स्थान है जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है और वो भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो कह रहा है वही चीज़ कि रूर क्षेत्र खालिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर जो है दोस्तों वो जर्मनी का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है और ये जर्मनी का है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे रूर जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये जर्मनी में स्थित है। आज का सवाल 24 देखेंगे, इसमें कह रहा है सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये उस टाइम के करेंट अफेयर है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसे छोड़ दें क्योंकि ये सवाल फिर नहीं पूछने वाले, क्योंकि 2019 के ये सवाल पूछे हैं। आपको यहाँ से आंसर आप देखना चाहें तो ये याद कर सकते हैं, तमी लिशाई सुंदर राजन। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ 26 हमसे कह रहा है कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। ये भी उस समय के करंट अफेयर के सवाल हैं और इसके करेक्ट आंसर है कमला दास। तो करंट अफेयर जितने भी सवाल हैं पहले वाली उसे आप इग्नोर करके चले, और जो नई करंट अफेयर आज के डेट में आ रही हैं आपके सामने, वो सारे करंट अफेयर आप याद करने की कोशिश करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वही सवाल आने वाले हैं। फिर दोस्तों 27 सवाल कह रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो नवंबर 2020 के अनुसार ये चल रहा है कि उस समय जो थे वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे। तो उस समय जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे वो एंटोनियो गुटेरस थे और आज भी यही है। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल 28 की तरफ। तो कह रहा है भारतीय संविधान में स्वच्छ तथा समानता बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई थी। तो ये फ्रांस से ग्रहण की गई है दोस्तों। फिर है 29 सवाल, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं कि भारत की सुपरफास्ट और वो कैसी पहली सुपरफास्ट जो ट्रेन है उसका नाम बताएं। तो डेक्कन क्वीन ही है जो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन मानी जाती है। आज की अगली सवाल है सवाल नंबर 30। यहाँ से कह रहा है जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए सामाजिक युग यानी इम्पीरियल ईरा को क्या कहा जाता है। तो रीवा, यानी उस समय जो जापान के सम्राट थे अकिहितो, उन्होंने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और उसको त्यागने के बाद जो सामाजिक न्याय उत्पन्न हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो रीवा के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों आज की अगली सवाल की तरफ। यहाँ से अगला सवाल आज का जो है वो आपका है तो सवाल नंबर 31 जो कह रहा है दोस्तों, यूनेस्को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। यानी सांची स्तूप जो है वो भारत में वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किया गया था। तो 1989 में। अब यहाँ से एक सवाल और पूछता दोस्तों कभी कभी कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो आपके पेरिस में है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी बार सवाल में पूछे गए कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो ये पेरिस में, और पेरिस कहाँ, फ्रांस में, ठीक है। तो ये सवाल आप भी साथ साथ याद रखेंगे, दोनों सवाल में से कोई भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपसे आगे सवाल कर रहा है 32, और ये उस समय के जो है वो करंट अफेयर है, तो इसको छोड़ करके चले आप आगे है जो 33 आप यहाँ से देख रहे हैं। इसमें क्या रहा है, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था।
तो थुम्बा को इलेक्टोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। किसके लिए? रॉकेट लॉन्च करने के लिए। आगे आपसे 34, यहाँ से कह रहा है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो H से हो जाता है हाइपर, T से हो जाता है टेक्स्ट, और T से होता है ट्रांसफ़र, और P से होता है प्रोटोकॉल। यानी HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। आगे बढ़ेंगे। ये भी 35 जो है वो करंट अफेयर का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई थी। ATL का पूर्ण रूप क्या है? यानी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ATL लैब की शुरुआत की गई थी, और उस ATL का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है दोस्तों, ये आप इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। आज की अगली जो सवाल है दोस्तों, वो यहाँ से आपके 36 में क्या कह रहे हैं कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो डेनमार्क में जो है वो सबसे सफल सहकारी कृषि मानी जाती है। फिर आपके ये सवाल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी सेट्स में हमें देखने को मिल भी रही है, और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो यहाँ से कह रहा है चंद्रयान 2, यही वर्ड यूज़ रखेंगे। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है GSLV MK3M1। ठीक है, बहुत सारे सेट में ये M1 जो है यहाँ से हटा दिया गया है, सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन है GSLV MK3। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पूरा नाम याद रखें GSLV MK3M1। यानी चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो इसी प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। आगे जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज का जो सेशन है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले आपके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से कह रहा है GST किस तरह का कर है? तो GST जो है वो आपका अप्रत्यक्ष GST जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपके लिया जाता है, और प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट रूप से आपसे लिया जाता है। तो GST हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, वो जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसी में इंक्लूड होता है, यानी वो अप्रत्यक्ष कर है। और ये जो GST है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि भारत में जो GST लागू हुआ वो कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 से, और 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि में स्टार्ट हुआ था ये, यानी आधी रात से ये लागू हुआ था। क्या? GST। यानी इसका अगर फुल फॉर्म भी पूछें तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इसमें 3 चीज़ें याद रखेंगे GST से, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पूछे भी जाते हैं कि GST किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है। GST कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से मध्य रात्रि के समय से लागू हुआ। तीसरा सवाल उठता है GST का फुल फॉर्म क्या है? तो GST का फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। यहाँ से 3 सवाल बनते हैं GST से, तो आप ये तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। आगे जो है वो 39 नंबर सवाल है। इसमें आपसे कह रहा है वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। तो विनेश फोगट, ये आप इग्नोर करके चलें चूँकि ये उस टाइम के 2020 के करंट अफेयर के सवाल है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 40, आप इसे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी आपके काफ़ी बार आए हैं दोस्तों। तो ये सवाल जो है दोस्तों 40 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये भी विभिन्न एग्जाम्स में कई बार आए हैं कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपके अजमेर में स्थित है, और ये काफ़ी फेमस दरगाह है ऑल ओवर इंडिया की। और ये जो है अजमेर में स्थित किनकी मज़ार जो है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों का केयरफुली रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और इसमें जितने सवाल हैं अब वो आप याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे सवाल, इसमें से कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो फिर से जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो NTPC हो, LDC हो, MTS हो या फिर ग्रुप D हो, इन सारे सवाल में रिपीटेड होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें जो भी सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी सवालों का रिवीजन करें, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।